तो भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ा रहे हैं। आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था। तो पिछली क्लास में मैंने कुमार मित्तल बुक से न्यूमेरिकल नंबर 30 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। आज न्यूमेरिकल नंबर 31 से लेकर के न्यूमेरिकल नंबर 40 तक के प्रश्नों को इस क्लास में सॉल्व कराना है, क्योंकि टोटल 40 न्यूमेरिकल इस चैप्टर में थे। तो जो नई वाली कुमार मित्तल की बुक है, हम उसी से आप सभी लोगों को प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। तो भाई जो विद्यार्थी लगातार क्लास देख रहे हैं उनको भाई पूरा लाभ मिल रहा होगा, और जिन विद्यार्थियों की क्लासें छूटी हैं, जो विद्यार्थी नए हैं और वो पुरानी क्लास करना चाहते हैं, तो मैंने सारी क्लासों को प्लेलिस्ट में क्रम से सेव कर दिया है, नंबरिंग भी कर दी है, जिससे आप सभी लोगों को आगे पीछे कोई क्लास ना मिले। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा न्यूमेरिकल होगा 31 नंबर। ठीक है, 30 नंबर तक न्यूमेरिकल हो गए। तो जिन विद्यार्थियों ने देखिए निरक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन सीखा होगा, उनको 31 नंबर से जो 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर ये न्यूमेरिकल हम बताएंगे, वो तो उनको बहुत आसान लगेंगे, जिन्होंने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, डेरिवेशन में बताई गई एक एक बात को समझा है, उन्हीं को ये न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे 31 दिया गया है, ये तो मैं पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। इन्होंने कहा 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -10/10⁻⁻19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए दो आवेश हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझिए। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर जो आवेश है वो 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है, ये धन आवेश है। और दूसरे बिंदु पर एक आवेश हम मान लेते हैं 10⁻10⁻19 कूलाम का आवेश है, और ये ऋण आवेश है। ये कहते हैं इनको मिलाने वाली रेखा के, या इन्होंने कहा कि इनमें से गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संतुलन की स्थिति में होगी। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के हों, देखिए अगर एक ही सजातीय प्रकृति के होंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसके कहीं बीच में, इन दोनों बिंदुओं के कहीं बीच में शून्य होगी। ठीक है, तो अगर दोनों आवेश दोनों विपरीत प्रकृति के हों तो हम ये देखते हैं कि दोनों आवेशों में से परिमाण किसका कम है। जैसे यहाँ पर 20/3 का मतलब 6 दशमलव कुछ आएगा, 6.66 करके आएगा, और इसका परिमाण 10 है। क्योंकि प्रकृति विपरीत है और परिमाण इसका कम है, तो जिसका परिमाण कम होगा उसकी ओर आपको क्या करना है, x दूरी पर एक बिंदु P मानना है, जहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। तो 10 और 20/3 में परिमाण किसका कम है, इसी का। तो इस बिंदु से हम x मीटर की दूरी पर एक भैया यहाँ पर मान लेंगे बिंदु P। क्या मान लेंगे, बिंदु P। A से इसकी दूरी कितनी है, x मीटर की दूरी है। अच्छा, इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी प्रश्न में दी है, 0.04 मीटर की दूरी दी है। कितनी दी है, 0.04 मीटर की दूरी, देख लीजिएगा भाई। तो जब हम इस आवेश से इस बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो डिस्टेंस टोटल कितनी लेंगे, x + 0.04 मीटर की दूरी लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की x दूरी और a से b तक की दूरी कितनी, 0.04 मीटर। बस इतनी बात समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो। देखिए भाई, अब बिंदु P पर जो तीव्रता हमको निकालनी वो A पॉइंट द्वारा भी निकालनी है। देखिए जब यहाँ पर देखिए जो A पर आवेश है वो धन आवेश है, और धन आवेश के कारण बिंदु P पर जब तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता होती है एक सदिश राशि, और तीव्रता की दिशा धन आवेश से बाहर की ओर होती है, तो E1 जो हो जाएगी उसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी। जबकि जब ऋण आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो हमने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बाहर की ओर होती है, जबकि ऋण आवेश की ओर होती है। तो जब ऋण आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु P पर तीव्रता तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, अर्थात E2 का मान इधर की ओर हो जाएगा। तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हमको इन दोनों के अंतर से परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। तो इन्होंने कहा है कि जो परिणामी तीव्रता हो वो क्या हो, शून्य हो। तो परिणामी तीव्रता का मान जब शून्य रख देंगे और E1 - E2 करेंगे तो हम कह सकते हैं कि E1 किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। जहाँ E1 जो तीव्रता होगी वो इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता होगी। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता सभी लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0। आवेश की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 20/3 × 10⁻⁻19 कूलाम बटे में इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x दूरी का स्क्वायर होता है, बराबर E2 की वैल्यू। तो दूसरे आवेश के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। आवेश की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁻19 कूलाम, और दूसरे आवेश से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो आपकी है x + 0.04 मीटर की दूरी।
है आसान भैया। अब देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात -19 से 10 की घात -19 दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचेगा 20/3 और बटे में x² आपका है बराबर यहाँ बचेगा। देखिए 10 बच्चा आपका वो लिख लीजिए और नीचे बच्चा यहाँ पर देखिए दूरी का स्क्वायर होता है x + 0.04 का स्क्वायर कर दिया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका भाई, सॉल्व करने का तरीका न्यूमेरिकल में समझिए आप। यहाँ पर बचा 2/3 x² बचा और यहाँ पर बचा 1/x + 0.04 का होल स्क्वायर। इसको पूरे का भी होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। अच्छा, होल स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में आता है तो वो अंडर रूट में बदल जाता है। इधर वाला स्क्वायर इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इधर बचेगा क्या, इधर लिख लीजिए x + 0.04 ये बचेगा और इसका स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो लग जाएगा √2 बटे में कितना 3x²। अब रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो होल स्क्वायर होता है जिसका, तो 1/x + 0.04। देखिए √2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना, 3 रूट से बाहर निकलेगा, लेकिन x² रूट से बाहर निकलेगा तो ये x हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका जानिए। अब कैंची गुणा करना जानते हैं, ये हो जाएगा √3x एक कम √3x, √2 का गुणा x से हो जाएगा तो √2x हो जाएगा, √2 का गुणा 0.04 से हो जाएगा 0.04 और गुणे में कितना भाई √2। क्लियर है? सभी लोग √2 का मान भी जानते हैं और √3 का मान भी जानते हैं। पहले इस √2 को इधर ले आइए और इसमें x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा √3 - √2 बराबर ये 0.04 गुणे 10 √2 बच जाएगा। ठीक है, अब सभी विद्यार्थी जानते हैं √3 का मान होता है 1.7321 होता है और √2 का मान होता है 1.414 बराबर 0.04 और यहाँ पर √2 का मान रख दीजिए 1.414। क्लियर? अब x इसको घटा लीजिए, 1.7321 से घटा लीजिए 1.414। ठीक, जब घटाएंगे आप तो देखिए यहाँ पर 12 हासिल लेंगे। ओके, हासिल लेंगे, 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया 1 बचा, 7 से 4 गया 3 बचा, तो 0.318 बचेगा जो कि उधर वाली संख्या के बटे में जाएगा। ये 0.04 गुणे में 1.414 और बटे में कितना आ जाएगा 0.318। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद 2 जीरो तो इस पॉइंट के बाद 3 संख्या है भैया। देखिए इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इस पॉइंट के बाद 3 संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा तो जीरो बढ़ा लीजिए आप। ओके, अब आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे पहले एक काम कीजिएगा, जो जीरो बढ़ाना तो इसको गुणे में 10 कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या थी कि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्या थी। अब इसे सॉल्व करने का तरीका आपको हम बताते हैं। 2 से काट लो या पहले पॉइंट हटाओ तो नीचे आपके 3 जीरो बढ़ जाएंगे, बताइए बढ़ जाएंगे, और ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो भी कटे, जैसे 4 से ये आपका 100 कटेगा तो 25 आएगा। ठीक है, जितना भी कट जाए आप काट पीट दीजिए इसको, आंसर आपका आ जाएगा आराम। ठीक है, इसमें डरिए मत, आपको सोचना भी कुछ नहीं है। इधर को रब कर दे भाई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए इसको हम रब करते हैं भाई, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठोगे तो बहुत ही मजा आएगा। x बराबर देखिए ऊपर कितना बचा आपका, ऊपर बचा 14। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, बटे में आ जाओ, नीचे बचा 318 और गुणे में बचा 25। अब सबसे बढ़िया इसका तरीका है कि जो अभी 2 से कट रहा है काट लो, 2 सती 14, 2 सती 14, 707 दूनी 1414 होता है। 2 से इसको काटो 15 और देखिए 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 2 9 18। अब भैया कोई तरीका नहीं हमारे पास सॉल्व करने का, अगर सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, ऊपर 707 हो जाएगा, नीचे 162 का गुणा आप 25 से कर लो, जितना आएगा भैया 707 को भाग कर दो, जितनी भी 25 ना भैया पहाड़ा पढ़ के जितना भी आएगा इसको गुणा करके और जो भी संख्या आएगी उसको इस संख्या से भाग कर दो, तो आंसर आपका कितना आएगा, हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। आंसर आपका आ जाएगा 0.178 मीटर की दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.178 मीटर की दूरी आ जाएगी। ओके, अब मैंने देखिए बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करना आपको बताया है, लेकिन अब इसकी अगर बात करें तो हमने देखिए अभी आवेश जो माना था, यहाँ पर ऐसे आवेश माना था, यहाँ पर धन आवेश था और यहाँ पर ऋण आवेश था, तो ये जो दूरी आई वो धन आवेश से बिंदु P तक की दूरी आई, जबकि ऋण आवेश से अगर दूरी निकालेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा भाई, x में वैल्यू कौन सी जोड़नी पड़ेगी, 0.04 मीटर की दूरी जोड़नी पड़ेगी। लेकिन हम आंसर में लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश से इतनी दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी भैया, शून्य होगी।
हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल की ओर। आप सभी को पता है कि हम भैया समय लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि आपका समय भी मूल्यवान है, अमूल्य है, हमारा भी समय अमूल्य है, तो हम समय को कभी बर्बाद नहीं करते हैं और आप लोग भी समय को बर्बाद ना करें, ठीक है। चैटिंग वटिंग के चक्कर में कम रहें, क्लास में जो आपको दिया जा रहा है उसको आप पहले स्वीकारें, उसको आप पढ़ें, ठीक है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखें। ध्यान दीजिएगा, पहले आवेश अगर आपका 1000 माइक्रो कूलाम है, इसका मतलब 1000 का मतलब 10 की पावर 3, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आवेश आ जाएगा 10 की घात -3 कूलाम। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 32, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों जो आवेश हैं, क्वेश्चन को समझिए भैया पहले, ये दोनों आवेश जो हैं दोनों विपरीत प्रकृति के, मतलब अगर इधर आपका 10 की पावर -3 यानी 1000 माइक्रो कूलाम माइनस का आवेश है। अब इसको बाद में लिख लेंगे, पहले 1000 माइक्रो कूलाम का आवेश है तो इधर भी 1000 माइक्रो कूलाम का आवेश है, बस इनकी प्रकृति विपरीत है, अर्थात अगर एक माइनस है तो एक क्या होगा, प्लस होगा, ओके। और इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 2 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 2 मीटर की दूरी है। तो प्रश्न ये कहता है, क्या कहता है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, सबसे पहली बात ये कहेगी कि इसके मध्य बिंदु पर, अगर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है तो मध्य बिंदु पी मान लेंगे। P की A से दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की दूरी, और P की B से दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर की दूरी, क्योंकि P है जो है मध्य बिंदु है और टोटल दूरी 2 मीटर है, तो 1-1 मीटर की दूरी पर ये बिंदु P होगा A और B से, क्लियर। अब जैसे बिंदु P पर हमको तीव्रता निकालनी, क्या निकालनी, तीव्रता। तो हम देखिए जब A के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे तो ये चूंकि माइनस का आवेश है और तीव्रता की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। अगर ये माइनस का आवेश है तो इसके कारण तीव्रता यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और जब इस आवेश के कारण, क्योंकि माइनस की ओर तीव्रता होती है ना, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से बाहर की ओर होती है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हमारे समझ से तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अगर हम इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो चूंकि प्लस से बाहर की ओर होती है, मतलब माइनस की ओर होती है, तो तीव्रता की दिशा इधर की ओर होगी। अच्छा जब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी बिंदु के कारण, तो प्लस से बाहर की ओर तीव्रता होगी, तो जब बिंदु पी पर हम बी के कारण तीव्रता निकालेंगे तो इसकी भी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। अर्थात जब बिंदु पी पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता योग से प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी भाई, योग से प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, और जब तीव्रता एक ही डायरेक्शन में होती है तो परिणामी तीव्रता योग से प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए भाई, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता सभी लोगों ने पढ़ी 1/4πε0, है ना। आवेश अभी देखिए 1000 माइक्रो कूलाम को मैंने बताया कितना लिख सकते हैं, 10 की घात -3 कूलाम। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर कर देंगे। दूसरे के कारण जब तीव्रता निकालेंगे तो इतनी आएगी भैया 1/4πε0, क्योंकि उसका परिमाण भी इतना ही है और उसकी डिस्टेंस भी आपकी उतना है, क्योंकि बिंदु P पर जो दूरी होगी वो 1 होगी, स्क्वायर कर लीजिए। अब E बराबर, ठीक, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार लिख दीजिए, 2 इंटू में 1/4πε0, 10 की पावर -3 अपान में 1 का स्क्वायर। ये चीज़ सेम चीज़ है, 2 बार लिखी इसलिए 2 गुणे एक बार इसको लिख दिया। अब वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे 10 की पावर -3, 1 का स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18 गुणे में 10 की घात 9 और 10 की घात -3, 10 की घात +6 हो जाएगा। अच्छा 18 के बाद दशमलव है, दशमलव को एक अंक पीछे खिसकाएंगे तो 1.8 गुणे में 10 की पावर, अगर एक अंक पीछे खिसका तो घात में 1 जुड़ जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम लिखो या वोल्ट प्रति मीटर लिखो, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगला जो न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल नंबर हमारा होगा 33। बताइए भाई सभी को समझ में आ रही बात। देखिए उन विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने प्रीवियस ईयर की क्लासें प्रीवियस क्लासें देखी है, जो मैंने अभी आप तक इस चैप्टर की प्रोवाइड की है, ठीक है। तो बहुत जल्दी में मत पढ़िए, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ के जब पढ़ेंगे तो जब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व कराएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। कहने एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने हैं। समबाहु त्रिभुज जानते हो कैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और जो एंगल का मान होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहें कि एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अच्छा इन्होंने कहा जो समबाहु त्रिभुज है इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। बाद में बोल दिया है कि सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर।
उसके बाद इन्होंने ये कहा कि कोने ए पर जो आवेश है वो 0.1 माइक्रोकूलम का आवेश है, 0.1 माइक्रोकूलम। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 का मतलब होता है 10⁻⁻1 और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तो जब इस आवेश की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10⁻⁻7 कूलम आ जाएगी। मानते हैं इस बात को। अच्छा, आगे इन्होंने कहा कि है तो कोने बी व सी के मध्य बिंदु पर, देखिए बी और सी का जो मध्य बिंदु होगा वो देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी, क्योंकि टोटल दूरी 10 है। तो ये जो मध्य बिंदु है इस आवेश से इस पॉइंट पर, ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर आपको निकालना है क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस पॉइंट से उस आवेश के बीच की हमको पहले चाहिए होती है डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालना तो यहाँ पर लगेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए अगर हम ये खींच रहे हैं, ये कोण 60 है और इसके बीच से खींच रहे हैं तो ये 30 होगा, 60 30 90, तो ये 90 ही तो बचेगा। तो ये एक त्रिभुज कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, कर्ण की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर। अच्छा, लंब की वैल्यू कितनी, यही हमें निकालना है। आधार की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 इधर लेंगे, -25 बराबर लंब स्क्वायर। 100 से 25 जाएगा तो ये √75 बराबर लंब आ जाएगा, है ना। हम ये स्क्वायर इधर भेज दिए ना, तो मतलब √75 सेंटीमीटर आया। तो जो डिस्टेंस आई मतलब आर की जो वैल्यू आई वो √75 और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए 10⁻⁻2। अब ये वैल्यू हो गई मीटर में। अब हमको इस आवेश से अगर पी पर तीव्रता निकालनी है तो हमको डिस्टेंस भी पता है, ठीक, आवेश की वैल्यू भी पता है। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0। आवेश की वैल्यू 10⁻⁷। आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है √75 और गुणे में 10⁻²। दूरी का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर दीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 और गुणे में 10⁻⁷। और देखिए √75 का स्क्वायर जब करोगे तो अंडर हट जाएगा, कि स्क्वायर करने पर अंडर क्या होता है, हट जाता है। और 10⁻2 का स्क्वायर करोगे 10⁻4 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9/75 और गुणे में 10 की पावर, देखिए -4 से -7 काटोगे, -3 ऊपर बचेगा, -3 से 9 को सॉल्व करोगे 10⁻6 बचेगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, न्यूटन प्रति कूलम में आ जाएगी। आप इसे पॉइंट में निकाल सकते हो। पॉइंट में जब इसको भाग करोगे तो 0.12 आएगा, इंटू 10 की पावर कितना है आपका 6 है, ठीक। दशमलव को इधर की ओर बढ़ाओगे तो घात में कमी आ जाएगी, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो 1.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। और आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 34, क्योंकि हमको टोटल 40 नंबर तक के न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं और आज की क्लास में इस चैप्टर को समाप्त करना है, ठीक। काफ़ी दिन से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं भाई, बिना समय को लॉस किए हुए। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है 0.05 मीटर है, ठीक। कोनों ए व बी पर आवेश दिए गए हैं क्रमशः, और कह रहे हैं कि इनके कोने पर सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बढ़िया सवाल है, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सवाल है, ठीक है। बस इतना डेरिवेशन को अगर आपने अच्छे से सीखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये सबसे पहले बोल रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। इन्होंने कहा एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 0.05 मीटर है भैया, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने की कोई ज़रूरत भी नहीं। अच्छा, आगे इन्होंने कहा कि जो ए और बी पर आवेश दिया, ठीक है। तो इसको एक काम कीजिए, नीचे ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको सी मान लीजिए। इन्होंने कहा कि ए पर जो आवेश है वो -50 बटे मतलब -50/3 × 10⁻⁻19 कूलम, नहीं 9 कूलम दिया है। अच्छा, बी पर जो आवेश दिया है वो 50/3 × 10⁻⁻9 कूलम दिया है। बस ये धन आवेश, ये ऋण आवेश है। अब आपको मैंने अच्छे से बताया कि अगर आवेशों के परिमाण बराबर हैं और प्रकृति विपरीत है और वे एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी, ये अल्प ही दूरी तो है, तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर निर्माण हो चुका है एक द्विध्रुव का, यहाँ पर निर्माण हो चुका है एक द्विध्रुव का, और ये इसका हम मध्य बिंदु डिसाइड कर लेंगे, ये मध्य बिंदु पी है। क्लियर हुई इतनी बात। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है वो 0.05 है, मतलब इसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आ जाइए आप सभी लोग। जब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी लोग निकालते थे, थोड़ा बढ़ा देते इसको, निकालते थे जब आप, जैसे बिंदु सी पर तीव्रता निकालना है, तो जब इस आवेश के कारण तीव्रता निकालोगे तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, बाहर की ओर E1,
क्यों? क्योंकि तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो अगर ये प्लस आवेश है तो इसकी तीव्रता ऐसे होगी। अच्छा, ये माइनस क्यों आवेश है? इसके कारण जो तीव्रता होगी इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, सी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, ये E2 हो जाएगी और ये E1 हो जाएगी। तो निरक्षीय स्थिति में मैंने क्या बताया था? हमने ये कहा था कि इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे। तो जो ऊर्ध्वाधर घटक थे ये परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत होने की वजह से निरस्त हो गए थे। तो परिणामी जो तीव्रता हम निकाले थे वो E1 और E2 cos थीटा के योग से प्राप्त हुई थी, क्योंकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में थे। तो जब इस स्थिति में परिणामी तीव्रता हम निकाले थे, याद कीजिएगा परिणामी जो तीव्रता निकली थी, तो परिणामी तीव्रता निकालने के वक्त हमने सूत्र लगाया था E1 + E2 और ब्रैकेट में N2 में cos थीटा। कारण क्योंकि E1 और E2 के भैया वैल्यू सेम ही आएगी, ये डिस्टेंस ऑफ आवेश का परिमाण सेम ही है, ठीक है। तो ये हमने किया था। तो E बराबर, जब E1 की वैल्यू निकालेंगे तो E1 की वैल्यू आई थी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0, आवेश की वैल्यू 50/3 और गुणे 10 की घात -9। आवेश बटे आवेश से वहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 0.05 इसका स्क्वायर। और ये चीज़ आपको 2 टाइम्स करनी है। क्यों? E1 की वैल्यू भी इतनी आएगी और E2 की वैल्यू भी आपकी इतनी ही आएगी, E1 + E2। तो हम E1 + E2 की वैल्यू सेम होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स हो गया, बस ये E1 + E2 की वैल्यू हो गई। कोई दिक्कत? E1 की वैल्यू भी इतनी ही, E2 की वैल्यू भी इतनी ही, तो 2 गुणे एक बारी वैल्यू रख दें। अच्छा, इनटू में कितना था? cos थीटा। हमने कहा था कि ये वाला एंगल अगर थीटा हो, ठीक है, ये वाला एंगल अगर थीटा हो तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। तो आधार ये कार्य करेगा और कड़ ये कार्य करेगा। ये वैल्यू आपकी 0.05 है, मतलब ये कड़ हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो अगर ये पूरी दूरी 0.05 है तो ये आधार हो जाएगा 0.05/2, ये तो हो जाएगा आधार। तो चलिए cos थीटा बराबर आधार बटे कड़ के स्थान पर हो जाएगा 0.05/2, ये आधार हो जाएगा, मतलब ये आधी हो जाएगी ना, पूरी दूरी 0.05 है तो आधी हो जाएगी 0.05/2, मतलब उसकी आधी। तो ये आधार हो गया cos थीटा का और ये कड़ हो गया। cos थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है, कड़ की वैल्यू 0.05 हो गई। देखिए, जो यहाँ पर डेरिवेशन को समझा है वो समझ जाएगा। डेरिवेशन में भी मैंने cos थीटा की वैल्यू आधार बटे कड़ के से ही रखी थी, ठीक। अब यहाँ पर आधार ये है, कड़ ये, तो उसकी वैल्यू रखना है आपको। सॉल्व कीजिए भैया इसे आप। तो सॉल्व करने पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, गुणे में मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, गुणे में 50/3 और गुणे में 10⁻⁻9 और नीचे आपका हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर, 0.05 गुणे में 0.05, गुणे में आ जाओ। ये 0.05 से ये 0.05 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/2। अब सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने का सारा खेल है। क्या सॉल्व करोगे? 3 × 9 हो जाएगा, ओके। और ये 2 से ये 2 कैंसिल, संख्याओं को पास कर लो, 3 × 50 पास कर लो, गुणे 10⁻⁻9 + 9, 10⁻0, 10⁻0 का मान 1 बटे में आ जाओ। यहाँ पर आप 5 × 5 लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि देखिए जब ये पॉइंट हटाओगे ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो मिलके ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे? 4 जीरो बढ़ेंगे। अब ये 5 से काटोगे, 5 दहम में होता है 50, ई बराबर ये बचा आपका 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो परिणामी तीव्रता समांतर घटक से प्राप्त हुई थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि B से A की ओर दिशा होगी, ठीक है। अगर आप इधर ये वाला आवेश इधर माने होते, ये वाला आवेश इधर माने होते तो AB की डायरेक्शन होती। तो आंसर जिसे AB की दिया है, क्या दिया है? भुजा AB के समांतर दिशा में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो भुजा AB है इसके समांतर दिशा में, लेकिन ऋण आवेश की ओर, क्योंकि ऋण आवेश आपने इधर माना है, ठीक है, इधर की ओर, क्योंकि परिणामी तीव्रता हमको इधर वाली दिशा से, क्योंकि जो E1 cos थीटा था उसकी भी दिशा इधर और E2 cos थीटा जो था इसकी भी दिशा इधर, तभी परिणामी तीव्रता इन दोनों के योग से प्राप्त हुई थी, एक ही दिशा में तीव्रता होने की वजह से, तभी मैंने E1 + E2 cos थीटा किया। तो इसकी जो दिशा थी वो इधर की ओर थी, इस रेखा के समांतर और माइनस आवेश की ओर, ऐसे। समझ गए मेरी बात को? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल नंबर 35 की ओर। ये न्यूमेरिकल नंबर 34 था। ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। अगर आपने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो डेरिवेशन है वो मेरा अच्छे से देखा है आप लोगों को, तो न्यूमेरिकल में तो 1% की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये 34 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा,
एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन को E- से लिख दिया, प्रोटॉन को E+ से लिख दिया, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। और इनके बीच की दूरी जो है 0.5, देखिए 0.53 एंगस्ट्रॉम है। देखिए यहाँ पर ऋणावेश, यहाँ पर धनावेश है और दोनों का परिमाण सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो सेम ही होता है, बस प्रकृति विपरीत होती है। तो जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको हम बताए थे। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो वही पर हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। आवेश की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर? 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे में 0.53 और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10। सॉल्व करना है, इन संख्याओं को पास मिलाओ, इसको पास मिलाओ। P बराबर वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू में 0.53 और गुणे में 10⁻⁻19 -10 - 29। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश और दूरी का मल्टीप्लाई होता है, यानी कूलाम और मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर में समझ लेना, कूलाम मीटर है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा आसान आपके लिए होंगे, क्योंकि सब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर होंगे और टाउ वाला मान निकालने के लिए पूछेंगे बस। कह रहे 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से, देखिए 2 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं। देखिए यहाँ पर अगर -2 माइक्रोकूलाम है तो यहाँ पर प्लस का 2 माइक्रोकूलाम। क्या कह रहे 2 माइक्रोकूलाम के विपरीत माइक्रोकूलाम के बराबर है, मतलब परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत आवेशों के बीच की जो दूरी है वह 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं इस प्रश्न में कि द्विध्रुव आघूर्ण P का मान निकालिए। अभी हमने बताया P बराबर दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और उनके बीच की दूरी, तो दूरी 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर को मीटर बदलोगे 3 × 10⁻⁻2 मीटर। इस तरीके से जब P की वैल्यू आप निकालोगे तो 3 दूनी कितनी आ जाएगी? 6 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। अभी मैंने मात्रा का आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। इसे रब कर दूं मैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। प्रश्न तो हम आपकी स्क्रीन पर इसीलिए लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। हाइड्रोजन क्लोराइड जब टूटता है तो ये H+ और Cl- आयन में टूटता है, ठीक है। परिमाण, आवेशों के परिमाण जो होते हैं इस स्थिति में बराबर होते हैं, ठीक है। एक होता है Cl- और एक होता है H+। इन पर जो आवेश का परिमाण होता है वो सेम होता है। और बाद में बात आई कि प्रकृति होती है विपरीत। तो इनका कहना ये है कि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है, इन्होंने यहाँ पर P की वैल्यू दे दी भाई, डायरेक्ट वैल्यू दे दी 3.4 गुणे में 10⁻⁻30 मीटर की दूरी दे दी। अब ये कह रहे हैं कि H और Cl आयनों के बीच का विस्थापन का मतलब इनके बीच की जो 2l दूरी होती है वो निकालना है। तो P बराबर हम सूत्र लगाएंगे Q गुणे में 2l। जब 2l की वैल्यू निकालना होगा तो आ जाएगा P बटे में Q। P की वैल्यू है 3.4 गुणे में 10⁻⁻30। अच्छा, आवेश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आवेश की वैल्यू कितनी होती है? प्रत्येक आयन पर आवेश की वैल्यू कितनी होगी? जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू के बराबर होती है। तो इसको भाग कर दीजिए भैया। तो 2l की वैल्यू निकालना, ये नहीं कि 2 से इधर पक्षांतर कर दो, 2l ही विस्थापन होता है, तो यही निकालना है आपको। ये पॉइंट से पॉइंट हटाओ, काट लो, ये 17 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 17/8 गुणे में 10⁻⁻19 से 30 कटोगे -11, भाग कर लो, मीटर में आएगा क्योंकि विस्थापन है। विस्थापन एक दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 को अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की जो दूरी 0.53 × 10⁻⁻12 जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब द्विध्रुव है, द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है, ठीक है। द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश होंगे दोनों पर। इनके बीच की दूरी देने का मतलब 2l का मतलब विस्थापन की वैल्यू दे दी गई। कितनी दे दी? 0.53 × 10⁻⁻12 मीटर, ये दे दी गई है, ठीक। अब इसको L नहीं बना दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये द्विध्रुव बना रहे हैं ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। कह रहे हैं कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अगर वो विरामावस्था में होंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल।
तो आवेश कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और 2L की वैल्यू कितनी 0.53 इंटू 10 दी पावर कितना -12। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, संख्याओं को पास में ले आइएगा, घात वालों को पास में ले आइएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में पूछा जा रहा है कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति। देखिए इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो इसकी दिशा जो होती है वो लगातार बदलती रहेगी, और जब दिशा बदलती रहेगी तो जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दिशा बदलने की वजह से जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा लगातार बदलती रहेगी और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा होती है, तो दिशा होने की वजह से इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परिणामी निकालोगे सबका एक दूसरे की विपरीत दिशा होगी तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 38 था। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अच्छा अगर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2L है। 2L का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, और 4 सेंटीमीटर को कितना लिख सकते हो, 4 गुणे में 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, मतलब ई का मान दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान कितना दिया गया है, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। आगे ये कहा जा रहा है इससे 30 डिग्री के कोण पर रखने पर, अर्थात जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री के कोण पर रखने पर 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण रखता है। मतलब टाउ की वैल्यू भी दी गई है, कितनी दी गई, 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। कह रहे द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब पी की गणना आपको करना है। चलिए इसी के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए दे रहे हैं, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना, द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो पी होता है ना, तो पी की गणना करना। तो हम पढ़े टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, ठीक है। बल आघूर्ण का व्यंजक आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा टाउ बराबर, टाउ की वैल्यू दी गई, रख दीजिए। टाउ की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 9 गुणे 10 की पावर -2 दी गई। पी की बात करें तो पी की वैल्यू कितनी दी गई है, पी है की वैल्यू तो निकालना है। ई की मान की बात करें, ई के मान है 10 की घात 4। अच्छा साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा साइन हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। चलिए भाई पी की वैल्यू निकालना, पी को रोकेंगे हम 1 सेकंड। ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -2 पी गुणे 10 की घात 4, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 का इधर, ये 2 इधर आ जाएगा, 9 दूनी 18, है ना, 10 की घात -2, और ये 10 की घात 4 इधर आ जाएगा बटे में, बराबर पी। तो पी बराबर आ जाएगा 18 गुणे 10 की घात, ये 4 ऊपर जाएगा, -4 -4 -2 माइनस का 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.8 गुणे 10 की घात, 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अभी बताया कूलम मीटर, कितना बताया, कूलम मीटर। 1.8 गुणे 10 की घात -5 कूलम मीटर। अच्छा यहाँ पर 2L का कोई काम ही नहीं आया, अगर हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना होता, आवेश पता होता तब 2L काम आता। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखिए हमारी क्लास मात्र आधे घंटे के करीब हुई है और इसमें मैंने आपको 10 न्यूमेरिकल बताए हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल हम कितनी देर में आपको कराते हैं, है ना। आपका समय बिल्कुल भी लॉस हम नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कह रहे हैं 1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, और एक देखिए माइनस वाला इधर रखिएगा, जल्दी समझ में आएगा, 1 माइक्रोकूलम, और इधर रखो प्लस का 1 माइक्रोकूलम। जैसे आपने डेरिवेशन में सीखा है तो वैसे चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इन दोनों आवेशों के परिमाण बराबर प्रकृति विपरीत है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं, बिल्कुल करते हैं भैया। दोनों आवेशों के परिमाण बराबर है, प्रकृति विपरीत है, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखें तो ये द्विध्रुव का निर्माण करेंगे ही। यही द्विध्रुव की परिभाषा है। आगे क्या दिया गया है कि यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ई बराबर दिया है 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर
के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। आगे दिया गया है कि ज्ञात कीजिए द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। नंबर 1, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P निकालना है। तो P बराबर होता है Q गुणे में कितना भैया 2L। अच्छा Q कितना है 1 माइक्रोकूलम मतलब 10 की घात -6 और 2L की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो ये P बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -8 कूलम मीटर, क्योंकि -6 -2 -8 हो जाएगा। अच्छा आगे क्या दिया गया, कह रहे हैं कि नंबर 2 ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। देखिए मैंने आपको बताया था टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, बताया ना। और जब अधिकतम की बात होती है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही मैक्सिमम होती है। तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो टाउ की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। तो तुमको टाउ मैक्स की वैल्यू निकालना है। अगर थीटा 90 रखोगे तो टाउ मैक्स हो जाएगा अर्थात टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ मैक्स की वैल्यू ही निकालना, तो PE sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टाउ मैक्स बराबर P की वैल्यू आपने निकाल ली 2 गुणे 10 की घात -8 और E की वैल्यू ऊपर दी गई है 1 गुणे 10 की घात 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो टाउ मैक्स बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात, आधार सेम है -8 और 5 कितना हो जाएगा -3। मात्रक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टाउ जो बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये 10 न्यूमेरिकल जो आज की क्लास में मैंने आपको सॉल्व कराए बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई न्यूमेरिकल अगर समझ में ना आया हो तो टेंशन मत लीजिए, पीछे की क्लास जाके पहले देखिए, डेरिवेशन को अच्छे से समझिए। अगर आप डेरिवेशन चैप्टर में जो बताए जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो अच्छे से समझ गए तो न्यूमेरिकल में 1% की दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा आप सभी से वादा है। क्लास आप करते रहिए इसी तरीके से। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।